नमस्कार। श्रीमती मोहरी देविता पड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें कवि बिहारी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो विगत वीडियो से प्रश्न चल रहा है उसके दूसरे या तीसरा भाग है प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का। देखिए, बिहारी जी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, सो उदाहरण सिद्ध कीजिए। यानी बिहारी जी के काव्य में श्रृंगार भी है, भक्ति भी है और नीति है। इन तीनों की एक तरह से त्रिवेणी है, जो काव्य धारा है तीनों की त्रिवेणी है वो प्रवाहित हुई है। तो इस प्रकार से इस बात को उदाहरण सहित स्पष्ट करना। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने विगत वीडियो में भूमिका पढ़ी, उसके बाद में बिहारी जी के काव्य में श्रृंगार वर्णन में हमने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के उदाहरण सहित वो चर्चा की थी। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हमारा बिंदु था बिहारी के काव्य में भक्ति भावना। श्रृंगार के बाद में भक्ति भावना की जो चर्चा है वो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने की थी। अब है प्यारे विद्यार्थियों नीति की बात, बिहारी का नीति वर्णन। ठीक है, तो अब देखिए बिहारी के नीति वर्णन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या महत्वपूर्ण उदाहरण इत्यादि हैं। देखिए, तो बिहारी की नीति वर्णन, बिहारी सतसई में श्रृंगारिक भावना की जो एक धारा है या इस श्रृंगारिक भावना की जो समुद्र है उसमें एक नीति, एक लघु नीति की उसमें एक छोटी सी नाव भी तैरती नजर आती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि बिहारी सतसई में श्रृंगार के साथ साथ नीति के भी कुछ पद मिलते हैं और इसमें बिहारी को लोक व्यवहार का अच्छा ज्ञान है। इन दोहों से हमें पता चलता है कि बिहारी जी को लोक व्यवहार का भी अच्छा खासा ज्ञान था। इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों, वे अपने जीवन में मथुरा है, आगरा है, जयपुर है, वहाँ पर रहते हुए विविध अच्छी बुरी स्थितियों का अनुभव प्राप्त करते रहे। बिहारी जी वो एक जगह नहीं रहे, कहने का तात्पर्य कभी वो अपने ससुराल भी रहे हैं। मथुरा, आगरा, जयपुर, मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में भी वो रहे थे। तो अपने जीवन में मथुरा है, आगरा है, जयपुर है, उनमें रहते हुए उन्होंने कई स्थितियों को, अच्छी बुरी स्थितियों को देखा, उसका अनुभव प्राप्त उनको हुआ। तो इस प्रकार से कई अच्छी बुरी स्थितियों का अनुभव उनको प्राप्त हुआ। साथ ही उनमें निरीक्षण शक्ति भी बड़ी तीव्र थी। बिहारी जी में निरीक्षण करने की शक्ति बड़ी तीव्र थी और इस कारण से उन्होंने श्रृंगार और भक्ति के साथ साथ नीति विषयक दोहे भी रचे या लिखे। तो इस प्रकार से उनमें एक तरह से बिहारी जी में एक बौद्धिक क्षमता थी उनकी, एक निरीक्षण करने की, वो बड़ी तीव्र थी। इस कारण से बिहारी जी ने श्रृंगार और भक्ति के साथ साथ नीति के भी पद रचे लिखे। उनमें नीति विषयक दोहों में मानव व्यवहार की बातों का या मानव व्यवहार पर सशक्त एक तरह से आक्षेप है वो किया है, बड़ा करारा आक्षेप वो करते हैं। देखिए, एक उदाहरण के द्वारा, बहुत सरल उदाहरण आपका पढ़ा हुआ भी है। नर की अरु नल नीर की, उदाहरण देखिए, नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की, गति एके करि जोई, गति एके करि जोई। जैतो नीचो वे चले, जैतो नीचो वे चले, ते तो ऊंचो होई। ते तो ऊंचो होई। तो इस पद में बिहारी जी ने मानव व्यवहार पर कटाक्ष किया है।
कि मानव के व्यवहार की बात को पानी, नल के पानी से तुलना करते हुए उन्होंने कही है कि नर की अरु नल नीर की, यानी मनुष्य की और नल के पानी की गति एक एक करी जो, ये दोनों की दशा एक जैसी होती है, एक समान होती है। एक एक करी जो यानी एक समान एक जैसी होती है। कैसे कि जैतो नीचो वे चले, यानी जितना नीचा होकर के, अब नीचे में यहाँ पर श्लेष है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पानी के अर्थ में, जल के अर्थ में तो हो गया नीचाई से, पानी नीचाई से होकर के बहता है। और मानव के अर्थ की बात करें, मनुष्य के अर्थ की बात करें तो नीचा का मतलब विनम्रता, जितना विनम्रता से होकर के वो जीवन यापन करता है या विनम्र होता है, वे मन होता है, चले मन चलता है, यानी जितना नीचाई से होकर के पानी चलता है तो तेतो ऊंचो है, तेतो मन उतना। अब ऊंचों में भी श्लेष है यहाँ पर। जल के अर्थ में तो हो गया ऊंचा उठता है या ऊंचाई पर जाता है। और मानव के अर्थ में की बात करें, मनुष्य के अर्थ की बात करें तो उन्नति करता है, ऊंचाई की, विकास की मार्ग पर चलता है, ऊंचा उड़ता है, तो हो में ना होता है। अब देखिए इसमें यहाँ पर मानव के व्यवहार की बात कही गई है कि मानव की, मनुष्य की और नल के पानी की एक जैसी गति होती है, एक समान होती है कि जैसे पानी है वो जितनी नीचाई से वो चलता है उतना ऊपर की ओर बढ़ता है। ये एक तरह से वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। कोई चीज़ नीचे गिराई जाती है, नीचाई से चढ़ती है, चलती है तो वो और ज़्यादा अपने बल के साथ है वो ऊपर की ओर उड़ती है। ऐसे इसमें मनुष्य भी जितना नीचाई से अर्थात विनम्रता से अपने जीवन में सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार रखता है तो वह उतना ही ऊपर उड़ता है। कोई व्यक्ति कठोर व्यवहार करके कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर उसकी उन्नति हो भी गई है तो वो उन्नति स्थायी नहीं होती। कहने का तात्पर्य उस उन्नति में उन्नति का आनंद नहीं है, उसमें लोगों की एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी बद्दुआ उनमें शामिल रहती है। इसीलिए व्यक्ति को विनम्रता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में विनम्रता बहुत बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तो व्यक्ति जितना विनम्र होगा उतने ही जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये प्यारे विद्यार्थियों मानव व्यवहार पर कटाक्ष किया है। बिहारी जी ने सज्जनों की प्रशंसा की है तो जगत में दुष्टों का सम्मान भी प्राप्त करते देख करके समय की परिवर्तनशीलता का भी संदेश दिया है। यानी हालांकि बिहारी जी मानते हैं कि सज्जन व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जगत की ये रीत है, समय की परिवर्तनशीलता है कि संसार में दुष्टों का सम्मान किया जा रहा है। तो इस पंक्ति को उन्होंने इस संदेश देते हुए अपने एक दुआ इन्होंने लिखा है कि बसे बुराई जसुतन, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान। ये उदाहरण आपको याद रखने हैं, एक एक दो कम से कम दो दो तीन तीन उदाहरण आपको ध्यान में होने चाहिए। भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे गृह जब दान। इन पंक्तियों में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ समय की परिवर्तनशीलता ये बता रही है, समय की परिवर्तनशीलता के कारण कि संसार में दुष्टों का सम्मान होता है, उनको सम्मान मिलता है। कि बसे बुराई जासुतन, यानी जिस शरीर में या जिन लोगों में बुराई होती है, इस संसार में जो बुरे लोग हैं, ठीक है, बसे बुराई यानी जिसमें बुराई बसती है, जासुतन माने जिसके शरीर में, या यूँ कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति में, जो व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है या बुराई जिसमें है, ताही को सम्मान, उसी को सम्मान दिया जाता है। ये संसार की रीत है। यानी कहने का समय की परिवर्तनशीलता के कारण, हालांकि कोई समय में सज्जन व्यक्तियों का ही सम्मान होता था, उनको आदर दिया जाता, लेकिन अब समय परिवर्तन के कारण इस कलयुग में दुष्टों का सम्मान किया जाता है।
भलो भलो कहीं छोड़िए, भले जो लोग होते हैं उनको केवल भला या अच्छा कह करके उनको छोड़ दिया जाता है या उनका इस तरह से उनका तिरस्कार कर दिया जाता है। लेकिन खोटे ग्रह जपदान, और लोग हैं जैसे इस संसार में खोटे ग्रह होते हैं उनका जप तप दान इत्यादि करते हैं, जैसे राहु है या केतु है या शनि है, ऐसे जो ग्रह है इन ग्रहों के लिए तो लोग शांति के लिए इनके उपाय है वो ज्योतिष शास्त्रियों से करवाते हैं। लेकिन जो मंगल है, शुक्र है इत्यादि और जो बृहस्पति है, इन ग्रहों को जो अच्छे ग्रह हैं या इन कह सकते हैं कि एक तरह से उपमा दी है कि ये सज्जन लोगों को तो केवल भला भला कह करके छोड़ दिया जाता है, उनका आदर इतना नहीं किया जाता जितने खोटे ग्रह का आदर किया जाता है, यानी खोटे ग्रह की शांति के लिए लोग उपाय करते हैं। तो दुष्टों की संसार में बोलबाला है, उन्हीं का सम्मान किया जाता है, सज्जन लोगों का सम्मान नहीं होता। बिहारी को राज दरबार का अच्छा अनुभव था प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि वो राजाओं के आश्रय में भी रहे, तो राज दरबारों का अच्छा अनुभव था। धन वैभव की चमक दमक से वो अच्छी तरह परिचित थे, क्योंकि उनकी एक एक दों पर उनको मोहरें मिलती थी और इस कारण से उनको धन की कोई कमी नहीं थी। बिहारी जी को धन की कोई कमी नहीं थी और वह धन वैभव की जो चमक दमक है उसके बारे में भी वो जानते थे कि राजा महाराजा के यहाँ धन संपदा तो भरी रहती थी और वे राज दरबारी होने के नाते ये धन संपदा के बारे में अच्छी प्रकार से जानते थे, उनकी चमक दमक से वो अच्छी तरह से परिचित थे। एक दो में उन्होंने धन दौलत को सबसे बड़ा प्रभावकारी चित्रण उसके बारे में किया है, धन दौलत के बारे में, और ये आपको आता भी है, बहुत सरल है। कनक कनक पे 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार। मादकता अधिकार उई खाए बोराइनर, उई खाए बोराइनर, उई खाए बोराई नर, उई पाए बोराई। उही पाए, यही पाए होगा, यही पाए बोराई। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों बिहारी जी यहाँ धन संपदा के वैभव को, धन संपदा जो वैभव है उनको वो तुच्छ मानते हैं। देखिए क्यों मानते हैं कि जैसे देखिए इस उदाहरण में बताया है दोहे में कि कनक कनक, कनक का मतलब धतूरा और कनक माने सोना, ठीक है, यमक अलंकार का अच्छा उदाहरण है ये। तो कनक कनक ते यानी ते का अर्थ होता है से 100 गुनी, 100 गुना, मादकता माने नशा होता है अधिक, यानी धतूरे से अधिक सोने में नशा होता है। कैसे कि उई खाए, उई माने धतूरे को, धतूरे को तो खाकर व्यक्ति पागल होता है, बोराई का अर्थ होता है पागल होना, नशे में। मनुष्य है वो धतूरे को खाकर पागल हो जाता है, लेकिन इसको तो प्राप्त कर लेने मात्र से ही, इसको किसको, स्वर्ण को, सोने को, सोने को तो प्राप्त कर लेने मात्र से, कर लेने मात्र से ही मनुष्य पागल हो जाता है। तो यहाँ पर धन दौलत को सबसे ज़्यादा नशे वाला बताया है, पागल करने वाला बताया है, मनुष्य का विवेक क्षीण करने वाला बताया है। तो इसीलिए बिहारी जी ने धन दौलत को इतनी महत्व नहीं दिया है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से सांसारिक विषय भोगों में आसक्त जो मानव है वो उसका सुख चैन नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति जितना सांसारिक विषय आसक्तियों में डूबा रहेगा उसका सुख चैन उतना ही क्षीण होता जाएगा, घट जाएगा।
वह ज्यों ज्यों उससे मुक्त होना चाहता है उतना ही अधिक बंधता जाता है। वह ज़्यादा उस सांसारिक विषय आसक्तियों में बंधता जाएगा, या उससे मुक्त होने की भी चेष्टा करता है, वो उतना ही बंधता जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार से समय की परिवर्तनशीलता और अंधविश्वास और रूढ़ियों पर भी उन्होंने टीका आक्षेप किया है। रूढ़ियों पर, समय की परिवर्तनशीलता पर बिहारी जी ने समय की परिवर्तनशीलता व रूढ़ियों, अंधविश्वास पर व्यंग्य किया है। कैसे किया देखो, एक उदाहरण है कि मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, समय सुआ समय के फेर, मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलिए तो। वायस बलि के बेर, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों समय की परिवर्तनशीलता और रूढ़ियों अंधविश्वासों पर व्यंग्य किया है। देखिए कैसे कि मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलिए तू, वायस बलि के बेर। मरतु मैंने मरता है, मर जाता है। प्यास मैंने प्यासा, पिंजरे में पड़ा पड़ा, पिंजरे में पड़ा पड़ा सुआ है, सुआ मैंने तोता, तोता है वो पिंजरे में पड़ा पड़ा समय के प्रभाव के कारण कई बार ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि सुआ यानी जो सज्जन व्यक्ति है वो भी समय के प्रभाव के कारण प्यासा मर जाता है, यानी तोता भी समय के प्रभाव के कारण पिंजरे में पड़ा पड़ा जो है प्यासा मर जाता है। किस कारण? समय के फेर यानी समय के बदलाव के कारण, समय के परिवर्तनशीलता के कारण तोता भी पिंजरे में पड़ा पड़ा प्यासा मर जाता है। और वहीं आदर दे दे बोलिए तो, आदर दे दे करके बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको पुकार पुकार के बोलिए तो मैंने पुकार करके वायस बलि के बेर, वायस कहते हैं कोए को, तो कोए को बलि मैंने श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में बेर का मतलब समय, श्राद्ध के पक्ष के समय तोते को बुला बुला करके लोग उनको भोजन खिलाते हैं। तो ये समय समय की बात है, समय परिवर्तनशील है। समय की बदलाव के कारण कई बार जो तोता बहुत सोने के पिंजरे में भी पड़ा है फिर भी प्यासा मर जाता है, लेकिन समय अच्छा हो तो कौवे जैसे तुच्छ प्राणी को भी श्राद्ध पक्ष में लोग खीर पूड़ी जलेबी इत्यादि बड़ा आदर के साथ उनको बुला बुला करके खिलाते हैं। उन श्राद्ध पक्ष में उन कौवों को उस पितर का, उस पूर्वज का अंश मानते हैं। इस प्रकार के प्रतीक वो मान करके उसको भोजन खिलाते हैं। तो ये समय की परिवर्तनशीलता है और अंधविश्वास और रूढ़ियों के ऊपर भी यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों बिहारी जी ने मूर्खों पर भी जो है कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उन्हें पहचानने की क्षमता, मूर्खों की कोई कमी नहीं है, उन्हें पहचानने की क्षमता होनी चाहिए कि मूर्ख कैसे होते हैं। इसलिए मनुष्य को गुण ग्राह्यता का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए, मूर्खों की कमी नहीं है। इस तथ्य को बिहारी जी ने एक अन्योक्ति के माध्यम से बात कही है। देखिए कि करी फुलेल को आचमन, फुलेल कहते हैं इत्र को, सुगंध को, सुगंधित जो तेल सुगंधित होता है उसको कहते हैं फुलेल। तो करी फुलेल को आचमन,
मीठो कहते सराय, उसको खा करके कोई मीठा बताता है। कोई मनुष्य फुलेल का आचमन करता है और उसको मीठा बताता है। ए गंदी मति मंद तू इतर दिखावत काहे, कि ये जो गंध का ठीक से उसको ज्ञान नहीं है कि ये चीज़ खाने की नहीं है, ठीक है, उसको शरीर पर लगाने की चीज़ है, उसको खाता है और खा करके वो कहता है मीठा है। तो इस प्रकार से ऐसा ए गंदी मति मंद तू, यानी मति मंद का मतलब बुद्धिहीन, बुद्धि मति से हीन है, ऐसे व्यक्ति इतर दिखावत काएं, इसको इत्र इत्यादि का कोई ज्ञान नहीं होता और फिर वो उस पर गर्व करता है। ऐसे मूर्ख लोग वह संसार में भरे पड़े हैं। इस प्रकार से बिहारी जी ने अपने अनुभवों के आधार पर प्यारे विद्यार्थियों नीति विषयक दोहों की रचना की है और उनके माध्यम से लोक व्यवहार का संदेश दिया है कि हमें भी ऐसे इन दोहों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, गुणग्राही बनना चाहिए, अंधविश्वासी ढोंगी पाखंडी नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से धन दौलत इत्यादि इनके विषयों में नहीं जो है इसमें लीन नहीं, आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो सामान्य जीवन है उस तरह से जीना चाहिए और इस संसार में लोभ लालच इत्यादि इनका त्याग कर देना चाहिए। और ये अगर रहेंगे तो विषय आसक्तियों में रहेंगे तो मनुष्य का सुख चैन है वो जाता रहता है, उसका समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से लोक व्यवहार की बातें भी बिहारी जी करते हैं। अंत में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निष्कर्ष, निष्कर्ष के रूप में क्या लिखना है? निष्कर्ष के रूप में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि प्रस्तुत इन उक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहारी सत्संग में श्रृंगार, भक्ति और नीति, श्रृंगार, भक्ति और नीति इनकी त्रिवेणी प्रभावित हुई है। यानी बिहारी सत्संग में भक्ति के पद भी है, नीति के पद भी है, श्रृंगार के पद भी है। अलग अलग हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी में बोले तो वेराइटियाँ हैं, बहुत सारे अलग अलग विषयों को लेकर के बिहारी जी ने लिखा है। तो बिहारी जी के काव्य में या बिहारी सत्संग में श्रृंगार, भक्ति और नीति की सफल त्रिवेणी प्रवाहित हुई है और उनमें उनके काव्य में अधिक मात्रा में तो श्रृंगार के पद है वो लिखे गए हैं। हालांकि ठीक है, तो बिहारी सत्संग में श्रृंगार के दोहे अधिक है, परंतु भक्ति और नीति संबंधी दोहे भी जो है बहुत थोड़े होते हुए भी बहुत मार्मिक और अनुभूति से युक्त है। हालांकि उनकी संख्या कम है भक्ति और नीति की, लेकिन जो भी दोहे लिखे गए हैं बिहारी सत्संग में बिहारी जी ने वो बड़े ही मार्मिक है, बहुत लोक व्यवहार की ज्ञान देने वाली, सामर्थ्य रखने वाली चीज़ें हैं वो दोहे हैं और अनुभूतिमय हैं। जो अनुभव किया वो ही उन्होंने लिखा। इस प्रकार से बिहारी जी की जो रचना है बिहारी सत्संग, उसमें एक समन्वित जो धारा है, भाव धारा वही है और इस कारण से बिहारी जी का काव्य बहुत प्रभावशाली है, रसमय है और आनंदमय है। यानी इन दोनों को पढ़कर रस आनंद की प्राप्ति होती है और प्रभावशाली दोहे हैं जिनका मनुष्य को पढ़ करके प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बिहारी जी बहुत श्रेष्ठ कवि हैं और उनकी बिहारी सत्संग रचना सबसे श्रेष्ठ रचना है जिसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बही है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज ये प्रश्न आपका पूर्ण हुआ। तो आज जो नीति वर्णन के बारे में जो भी आपको पढ़ाया गया आशा करता हूँ वो समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए आप इस प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़ें। नीति वर्णन जो बताया है उसके जो उदाहरण हैं वो ठीक प्रकार से आप समझें, उनको याद करने की कोशिश करें। ये उदाहरण ज़रूर आपको परीक्षा में लिखने हैं। ठीक है, तो कम से कम 4 नहीं तो 2, तो कम से कम 2-3 तो याद रखने की कोशिश करें और तब आपका उत्तर प्रभावशाली होगा और जो परीक्षक है वो अच्छे अंक आपको देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
और अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।